आज अनिका 6 साल बाद बेंगलोर से मनाली लौट रही थी। फ्लाइट के पैसेंजर्स हों या फ्लाइट का स्टाफ, सभी उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख के दो। सॉरी सर, सॉरी। लेकिन 6 साल पहले अनिका इतनी खूबसूरत नहीं थी। उन 6 सालों में अनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आज भी उन काले दिनों को वो भूली नहीं है। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो। हाँ अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के 4 महीने हो चुके हैं। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुमको देना है। इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी को बेहतर करने का मौका मिला था, क्या किया तुमने? हाँ? जानती हो तुम कितनी नसीब वाली हो। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। जानते हो कितने पावरफुल लोग हैं उन लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है वो। उन्होंने हमारे सारे कर्जे खत्म कर दिए, सारे कोर्ट केसेस खत्म कर दिए, हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। लेकिन तुमने अपनी शादी के 24 घंटे के भीतर हमारी जिंदगी को वापस जहन्नुम बना दिया। अरे जब उनको तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचा होता। कामनी, तुम्हारी सौतेली बहन ही सही, उससे कौन शादी करेगा ये सब जानने के बाद? चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं कामनी और तुम्हारी मां मनीषा को उनके भाई के घर भेजूंगा। लेकिन ये मामला कभी ना कभी तो खोलेगा ही ना। काश तुम भी अपनी मां का साथ ऊपर। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला। अनिका अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ महीनों से ना तो उसे कॉलेज भेजा गया था और ना ही घर पर उसे कोई मिलने आया था। गौतम को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन 5 महीनों में अनिका किसी से मिली ही नहीं तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। गौतम की तरह अनिका भी इस बात से अनजान थी कि वो प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। लेकिन एक बात उसे रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माँ बनने का एहसास अनिका को कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। वो पापा घर पे नहीं है इस वक्त। अरे कुणाल बेटा, क्या हुआ? छुट्टियां शुरू हो गई क्या कॉलेज की? 4 महीने के बाद आया हूं मैं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? और वैसे भी यहां काफी कुछ बदल चुका है। कुणाल बेटा, अंदर चल के बात करते ना।
बेटा देखो, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी, और अब वो बोल रहे हैं कि इस औलाद को मैं अपना नाम दूं। हाँ, इसे देख के ऐसा लगता है मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। किस औलाद है ये? बोल। मेरे बच्चे को मत बोलो, क्या? मैं पालूंगी इसे। और रहा सवाल है शादी का, तो मैं इसे नहीं मानती। क्या? कुणाल 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 बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो इसके पैदा होते ही मैं इसे अनिका से दूर कर दूंगा। चलो अंदर चलते ना, एक ड्रिंक लेके आओ। आओ। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशरम और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था। मम्मा, मम्मा। रिया की आवाज से अनिका अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आई। रिया अनिका की बेटी है, जिस पर अनिका अपनी जान छिड़कती है। मम्मा, प्लेन लैंड होने वाली है। मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं। रिया, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, स्कूल में टीचर्स कहती है कि हर बच्चे के मॉम एंड डैड होते हैं, और मैं अपने गेमिंग वर्ल्ड की कैरेक्टर्स की तरह कोई दूसरे वर्ल्ड से तो नहीं आई हूँ ना, और न ही मुझे जादूगर ने अपने हैट से निकाला है। आब्राकडाब्रा, रिया बाहर आ जा। कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली नहीं जा रहे, तो क्या भाई को ढूंढने जा रहे हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम के कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उस हादसे के बाद से अनिका के जीने का सहारा उसकी बेटी रिया बन गई। मनाली में रिया की जान को भी खतरा हो सकता है, ये सोचकर अनिका रिया को लेकर अपनी बुआ के पास बेंगलोर चली गई, जहां सही तरीके से इलाज के बाद पता चला कि अनिका का शरीर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ था। अनिका ने खुद को फिट करने की कसम खा ली। अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो फिर से मनाली जाना चाहती थी। कड़ी मेहनत के बाद अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अनिका। मनाली में तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ये लो कोट। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा, कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है। फौरन घर आ जाओ, उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? अभी तक इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डिवोर्स मिलने पे इतनी खुशी मिलती है। आज तो डिवोर्स पेपर पे साइन करवा के रहूंगा। अरे आप फिक्र मत करो सर, आज ना घर से मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी ये 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। हाँ सर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई है।
आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। वो आने सही कहा था कि मनाली में अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हेलो, ठीक है, मैं पार्किंग में वेट करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं। अब मेरे पास भी गाड़ी है, आई कैन ड्रॉप यू जहां बोलो। और ये कौन है? लगता है आपकी छोटी बहन होगी, है ना? हाँ जी गौतम अंकल बोलो। कुणाल बेटा, अनिका देखी क्या? हाँ जी, आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। अरे मैं आपको करता हूं फोन। अब एक्सक्यूज मी, आप बैंगलोर फ्लाइट से आए हो ना? वो बैंगलोर फ्लाइट में आपको कोई अजीब सी लड़की दिखी क्या? मुझे तो लगता है उसको फ्लाइट वालों ने नहीं चढ़ने दिया होगा। इतनी फ्लाइट कैसे उड़ेगी? अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका, अनिका गुलेरिया। अनिका गुलेरिया को ही पिकअप करने आए हो ना? ओह या ऑफ कोर्स। इसको तो मैं टैक्सी से भेज दूंगा। आप मेरे साथ चलिए, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी। चलिए ड्राइवर। राजू इधर, ये तो इसका का पीछा कर और देखिए कहां रहती है। ठीक है? ओए सुन सुन सुन, पकड़ा मत जाइयो। ठीक है, ठीक है। कुणाल के कहने पर उसका ड्राइवर अनिका की कार का पीछा करने लगा। कार की बैक सीट पर रिया गेम खेलने में बिजी थी। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। उसके पहनावे से कोई ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। रिया का मासूम चेहरा देखकर अनिका सोच रही थी कि पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया था या गलत। तभी उसे एक फोन आया। 6 सालों से गौतम ने अनिका को कभी फोन नहीं किया था और आज वो पल पल की खबर लेना चाहते थे। कुछ घंटों बाद अनिका की कार मनाली के सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज में दाखिल हुई, लेकिन कुणाल के ड्राइवर राजू को बुकिंग न होने के कारण होटल में एंट्री नहीं मिली। होटल पैराडाइज मनाली का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा होटल है। होटल स्टाफ और उसके प्रीमियम इंटीरियर्स को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस होटल में रहना पसंद करते हैं। किसी भी आम इंसान के लिए इस होटल को अफोर्ड करना उतना आसान नहीं था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम्स हैं? यस मैम, इस फ्लोर पर 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट है, एक आपका और एक इस होटल के ऑनर रोहित मारवा सर का। रोहित मारवा होटल पैराडाइज का मालिक और मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिजनेस टाइकून रोहित की पर्सनालिटी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं थी। रिया, कम ऑन, फ्रेश हो जाओ। हेलो, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस अनिका? कुणाल 2 घंटे तक तुम्हारा एयरपोर्ट पे वेट करता रहा, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं? कहाँ हो तुम? बस अभी आ रहे। अनिका को गौतम का बार बार फोन करना अजीब लग रहा था। इन 6 सालों में अनिका ने गौतम से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसका फोन हमेशा इग्नोर किया था। ना उसने अनिका को अपनाया और ना ही रिया को। क्या गौतम ने सिर्फ डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए अनिका को मनाली बुलाया है, या फिर कोई और बात है जिससे अनिका अनजान है? गुलेरिया हाउस जाने के लिए अनिका जैसे ही अपने रूम से बाहर आई, उसकी असिस्टेंट राज लक्ष्मी का उसे फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी एंड आई होप कि आपको नींद भी अच्छी से आई होगी। हाँ हाँ, तुम ये बताओ कि तुमने एक्टिंग करने के लिए कॉल किया है या फिर
कुछ और भी कहना है? फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है और वो अपने दादी माँ का ट्रीटमेंट देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे करवाना चाहते हैं और वो भी मनाली में है और आप भी मनाली में हैं। तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट बुक कर दूं? बिल्कुल नहीं। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपने बड़े बुजुर्ग की चिंता करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद कुछ और ही होता है, या तो बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी। हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। ओके, एज यू विश। पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनालिटी बहुत डैशिंग है, टॉल, डार्क, हैंडसम और इतने कम एज में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। अगर लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांस आ जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, अगर ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करती? क्यों ना तुम डॉक्टर अमृता बन के उनसे मिलो, क्योंकि यहाँ तो कोई डॉक्टर अमृता का चेहरा नहीं जानता। यहाँ तो मैं अनिका गुलेरिया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रोहित का फोटो भेजती हूँ, आप एक बार देख लेना। ओके, बाय। फोन काटकर जैसे ही अनिका लिफ्ट के पास पहुंची, उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। रिया, तुम? मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी, ओके? और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाएगी। Mama will miss you and Mama really loves you. सीधा कमरे में जाना, ओके? एंड चॉकलेट आइसक्रीम पक्का। अनिका के जाते ही उसके सामने वाले रूम का दरवाजा खुला और किसी को ढूंढते हुए उससे बाहर आया होटल का मालिक रोहित मारवा। आर्यन, क्या कर रहे हो यहां पर? तुम्हें कितनी बार कहा है कि कमरा छोड़कर नहीं जाना है, स्टिल यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, चलो गेट बैक टू योर रूम। जिस लड़की को रिया समझकर कुछ ही पल पहले अनिका ने बात की थी, वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। और इन सब में सबसे मजेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थीं और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। आर्यन, ध्यान कहाँ तुम्हारा? मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। आपको एक सेकंड, ये लिपस्टिक का मार्क। इट्स ओके, गो। हेलो, मुझे लिफ्ट के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखनी है अभी। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स होता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन ने एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित का पूरा गुस्सा अपने मैनेजर और गार्ड्स के ऊपर निकला। किसी अनजान लड़की को अपने बेटे के साथ यूं घुलता मिलता देख उसे गुस्सा आने लगा था। वो जानना चाहता था कि आखिर वो लड़की है कौन। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंची, जहां शानदार पार्टी चल रही थी। ये पार्टी थी कामिनी के बर्थडे की। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन। ज्योति बुआ की बेटी प्रीति को यूं जमीन पर गिरा दे अनिका को उसके लिए बुरा लग रहा था। You know what, my love? मैं ना अगले साल मिस हिमाचल बनने वाली हूँ और उसके बाद मिस इंडिया
तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? अनिका दीदी सबसे सुंदर है। ऑलराइट, एक काम कर लेते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। कामिनी ने 6 साल पहले वाली मोटी दिखने वाली अनिका की फोटो जलाई और सबके सामने तमाशा बनाने लगी। तो बताओ गाइस, ये अनिका और मुझ में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? किस किसने मुझे वोट्स दिए? कामिनी 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 कामिनी। बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। तो अब तुम हारी गई हो तो इसका मतलब तुम्हें सजा भी मिलेगी। तो तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी अनिका दीदी की जो फोटो की राख है ना, वो मैंने इस जूस में मिला दी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे पीना है ना? चल, बी अ गुड गर्ल, नो टेक अ सिप, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अनिका की माँ के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को माँ का प्यार दिया था, इसलिए प्रीति को अनिका अपनी सगी बहन जैसा मानती थी। हार जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद ही होता है, और खेल अब तक खत्म नहीं हुआ है। अनिका दीदी, so happy to see you. अनिका? अरे यार, ये अनिका तो कितनी खूबसूरत हो गई है। OMG, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती है यार। She looks so gorgeous and sexy. चलो, जीत किसकी हो गई ये तो पता चल गया। अब सजा जो तय हुई थी वो पूरी कर ले। चलो पी लो। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? कम ऑन, पी लो। कम ऑन, पियो ना। कम ऑन, स्टॉप इट। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गए। पापा मम्मा, ये अनिका ने जानबूझ के आके मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा कि इसने अपना वजन कैसे घटाया, तो मुझसे कहने लगी कि मैं तुमसे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तुम्हें इतनी ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। अभी अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब ये सब करके हमें और परेशान मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम इन 2 पेपर्स पर साइन कर दो। पर मैं यहाँ तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने आई हूँ। ये दूसरा पेपर? तुम्हारी नई मम्मी और मैं चाहते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद कामिनी और कुणाल की शादी हो जाए। और कुणाल को भी शादी से कोई एतराज नहीं है, और कामिनी तो उसे पहले से ही पसंद करती है। लेकिन कुणाल के दादाजी ये चाहते हैं कि वो तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम पर हो गई थी, मैं चाहता हूं कि वो तुम शादी के तोहफे के रूप में अपनी बहन को कंपनी दे दो। मैंने पेपर्स रेडी कर लिए, बस तुमको साइन करना है। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। अपना कहने के लिए इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। माफ कीजिएगा, मैं ये कंपनी कामिनी को नहीं दे सकती। रुको, तुम
तुम क्यों हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? पहले बिन ब्याही माँ बनके तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाल दी है। वो कम था जब अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करने चली हो। तुम्हें क्या लगता है तुम इन कंपनी पेपर्स पे साइन नहीं करोगे तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है तुम्हारा। कुणाल मुझसे इसीलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री। तुम्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि तुम मुझसे बचपन से लेके आज तक जलती जो आ रही हो। कौन किससे जलता है ये तो तुम्हें बाहर ही पता चल गया था। हाउ डेयर यू! कुछ किलो वजन क्या घटा लिया, तुम्हारी जुबान भी हल्की हो गई। एक बात ध्यान में रखना, कल भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर थी और हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर रहूंगी। और वैसे भी कुछ सालों में तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, तो चांस ही नहीं है कि कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आए। ठीक है, तो एक और शर्त लगाए। कहाँ है वो? 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट कराया, आज उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बाहर निकल। कुणाल 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 अंदर मत जाना। अब कुणाल मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, तुम अभी उससे मिलोगे बेबी, तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा ना। आई डोंट वांट दैट फॉर यू, प्लीज। 2 घंटा एयरपोर्ट पे वेट किया मैंने, दिखा धूप में खड़े होके। I know, but listen, कुणाल, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुन लो। वो शर्मा रही है तुमसे मिलने के लिए। पहले 120 किलो की थी ना, अब और मोटी हो गई है, इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड ना। और वैसे भी कुणाल, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं ना तुम्हें एक बेस्ट बर्थडे गिफ्ट देना चाहती हूँ जो तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मम्मी पापा अंदर उससे पेपर साइन करवा रहे हैं, और तुम्हें पता है कुणाल, वो पेपर साइन करने के लिए रेडी ही नहीं थी। हाँ, अरे बट अभी मान गई, उसे पैसों का लालच हमने दिया ना, अब मान गई वो। अब कुणाल, मेरी बर्थडे पार्टी तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा फेवरेट अल्कोहल फूड सब अरेंजमेंट कर दिया है। तुम बस चलो, तुम अपने दोस्तों के साथ थोड़ा एंजॉय करो, ओके? कम। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज। चलिए ड्राइवर। हे राजू, इधर आ, इधर देख, इस कार का पीछा कर और देखे कहाँ रहती है। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत ही एक स्माइल आ गई। नॉनसेंस! इधर आओ तुम। करना क्या चाहती हो तुम? तुम मेरी छोटी बहन, कुणाल के लिए इतना पागलपन ठीक नहीं है। वो एक अच्छा लड़का नहीं। मुझे पता है कौन कैसा है, और वैसे भी अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो वो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं की तुमने? हाँ, कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। वैसे ये फार्मा कंपनी रखी किसके लिए है? कोई जिगरी यार के लिए या अपनी औलाद के लिए? खबरदार, जो आज के बाद मेरी बेटी को कहा तो। अनिका दुनिया में हर चीज से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आखिर अनिका के बच्चों का बाप है कौन? ये सवाल अनिका को पिछले 6 सालों से सता रहा है, लेकिन आज अनिका के मन में एक और सवाल था कि आखिर उसकी माँ की फार्मा कंपनी को हथियाने के पीछे सब क्यों पड़े हैं। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और कंपनी के वफादार मैनेजर को उसने फोन लगाया। हेलो मनोज अंकल, नमस्ते। अनिका बेटी, कैसी हो? इतने सालों के बाद कंपनी की मालकिन ने अपने इस मुलाजिम को याद किया। कंपनी की मालकिन तो मैं सिर्फ कागज पर हूँ, कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये पूछना था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? बेटा,
बस यूं समझ लो, डूबती हुई नाव में छेद को पकड़कर बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। अब तुम कहो तो आगे से तुम्हें भिजवा दूंगा। नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान रखिए। आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगराज हाथ धोकर कंपनी के पीछे पड़ गए हैं? पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई और अब डिवोर्स। भैया, ये आइसक्रीम शॉप पर रोकना प्लीज। वो अंदर आ चुके हैं। अनिका की कार को रोहित के सिक्योरिटी हेड ने रुकने का इशारा किया। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? I'm sorry मैम, बट हमें आपका सामान चेक करना होगा। Can you please come out? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामान की तलाशी क्यों ली जा रही है। Yes sir, confirmed. It's chocolate ice cream. रोहित को सामने आता देख अनिका अचंभित हो गई। अनिका ने रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। What nonsense is this? You can't do this with me. I'll call the cops right away. वेरी गुड। पहले चोरी करो और उसके बाद खुद ही पुलिस को बुलाओ। परफेक्ट। चोरी? मेरे और मेरे बेटे से दूर रहो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जस्ट बिकॉज तुम इस आलिशान होटल के मालिक हो डजंट मीन कि तुम अपने गेस्ट के साथ यूं बदतमीजी करोगे। आई कैन सू यू इन द कोर्ट, मिस्टर रोहित मारवा। I knew it. I knew it. तुम जानती थी ना कि मैं रोहित मारवा हूं और ये होटल भी मेरा है। हाँ, तुमने ये सोचा होगा कि पहले बेटे को फंसा लूं, बाप खुद ब खुद फंस जाएगा। मैं अपने बेटे के लिए कोई सौतेली मां नहीं रखना चाहता हूं। So get that in your head. मेरे बेटे से दूर रहना, understand that? समझता क्या है अपने आप को? इस रोहित मारवा को तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन भाई सनी था। देखो दीदी, मेरा भाई ना इतनी आसानी से फंसने वालों में से नहीं। बहुत लड़कियां कोशिश कर चुकी हैं आपकी तरह, और ये वाला तरीका जो आपने अपनाया है ना, ये भी लड़कियां ट्राई कर चुकी। थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और मेरा भाई ना बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो किसी के पास जाते हैं और ना कोई उनके पास और आर्यन के पास आ सकता है सिवाय मेरे। What nonsense is this? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका को यूं गुस्से में देखकर सनी पीछे हट गया। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। आई एम सो ग्लैड कि कुणाल ये पार्टी एंजॉय कर रहा है। लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नजर आ रहा था। कंग्रेचुलेशंस बेटा। कामिनी के बर्थडे पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। आज इन डाइवोर्स पेपर्स को देख के दिल हल्का हो गया। बट नॉट फॉर लॉन्ग, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। ये क्या है? ये तो सिर्फ डाइवोर्स पेपर है। जब तक अनिका फार्मा कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं कर देती, तब तक ना मैं शादी करूंगा और ना ही मेरी फैमिली करवाएगी।
चलो पार्टी ओवर। कुणाल कुणाल एक तरफ गुलेरियास के लिए अनिका से फार्मा कंपनी के पेपर्स पर साइन न करवा पाना थी उनके लिए बहुत बड़ी हार, तो दूसरी तरफ रोहित की बदतमीजी के कारण अनिका के सर पर गुस्सा था सवार। अनिका ने होटल बदलने का मन बना लिया था, लेकिन जैसे ही उसने रिया का मासूम चेहरा देखा, उसका गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका ने प्यार से जैसे ही रिया का माथा चूमा, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था। Want to meet you urgently? एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती है डॉक्टर अमृता। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे 1 सेकंड में बटन दबा दिया। दिमाग का इलाज पहले खुद आपको करवाना चाहिए। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरो सर्जन उसे ऐसे क्यों कह रही थी। रोहित ने अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। यस सर। हेलो सैम, मेरा ऑफिशियल अकाउंट चेक करना तो उसमें डॉक्टर अमृता का मेल आया है। पता करो कि उस मेल की लोकेशन क्या है। सर एक्चुअली कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा सर, इट्स इलीगल। ओके। हेलो, हाँ सनी। भैया वो आर्यन। व्हाट? आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहित आर्यन को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। उसकी पूरी दुनिया आर्यन में बसती है। सनी भैया, आर्यन। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहां रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, उसकी पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। तभी सनी बड़े ही जासूसी अंदाज में बोला, ब्रो मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी, बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। तुम कहना क्या चाहते हो? ब्रो आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई। पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी कि डोगरा खानदान का हाथ होता ही है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद अनिका गहरी सोच में डूब गई। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। व्हाट अ सरप्राइज! मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे।
कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था। इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? रागिनी। कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब वो 6-7 साल की होगी और आप 21-22। काफी जानकारी है आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठा की है आपकी। अच्छा, जैसे कि आप मैरिड हो। इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। देखो रागिनी, शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई। बस इतना ही। और उसका बेटा कहाँ है? वो बेटा नहीं। कौन बेटा? उसका बेटा। उस लड़की ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हों। ठीक है, मत बताओ। मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बातें छुपाता हो। अच्छा रुको, सब कुछ बताता हूँ। देखो रागिनी, मैं सचमुच नहीं जानता कि उस बच्चे का क्या हुआ। ये सुनकर अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। अनिका, जो अपने शौक में थी, वो कुणाल को सामने देखकर बिना कुछ बोले बस यहाँ वहाँ देखने लगी। क्या हुआ रागिनी, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? वैसे प्लीज अब तुम बुरा मत लगाना, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? मैं जल्दी से नए दोस्त नहीं बनाती। उनके बारे में जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो मैं दोस्ती नहीं करती। अब तो सब कुछ जान लिया मेरे बारे में, अब तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दो। इतनी आसानी से नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। दूसरी तरफ पैराडाइज होटल में रिया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम के बीच थी। रिया हेडफोन के जरिए टीम को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। तुम सब पीछे ही रहो, मैं आगे जाके दुश्मनों का बंकर उड़ा देती हूँ। ये बूस्टर हमारी टीम का है, अब दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। राहुल 1-1 तुम एयर बेस पर हमला करो। रेडी? तो ब्लास्ट एनिमी लीडर। 1, 2, 3। यस, वी वन द गेम। हमेशा की तरह रिया की टीम जीत गई। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से मशहूर थी। रिया ने अपना टैबलेट सोफे पर घुमाकर फेंका। खड़ी होकर रूम में लगे इंटरकॉम की तरफ गई। उसने सोचा एक चॉकलेट मिल्कशेक मंगवाया जाए। फोन उठाकर वो जब रूम सर्विस का नंबर डायल करने ही वाली थी, तब उसे अनिका की एक बात याद आई। अनिका ने बाहर जाते हुए उसे कहा था कि रूम के सामने एक पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया वैसे तो बड़ी अच्छी बच्ची थी, मगर थी काफी शरारती। रिया फिर से इंटरकॉम के पास गई और वही शैतानी मुस्कान के साथ नंबर डायल किया। तभी रोहित मारवा के कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। रूम में इस वक्त सिर्फ सनी और आर्यन ही मौजूद थे। सनी बालकनी में खड़ा खड़ा अपने किसी दोस्त से फोन पे झगड़ रहा था। रोहित को बिजी देखकर आर्यन ने खुद फोन उठाया। आर्यन अपनी मीठी प्यारी और धीमी आवाज में बोला, हेलो बच्चे हो क्या? ये बात तुम्हें मेरी टीचर ने बताई। अच्छा, तो तुम्हारी टीचर भी ये बात जानती है? टीचर कहती है मुझे स्पेशल स्कूल जाना चाहिए। क्या तुम स्कूल जाती हो? ऑफ कोर्स मैं स्कूल जाती हूँ, हर बच्चा स्कूल जाता है। तुम नहीं जाते क्या? मैं स्कूल जाता था जब हम पूरी फैमिली के साथ रहते थे। फिर पापा मुझे यहाँ ले आए। ये होटल पापा की है, अब हम यही होटल में रहते हैं। ट्यूशन टीचर यहीं आती है मुझे पढ़ाने। स्कूल नहीं जाते, होटल को घर बनाकर रहते हो? अच्छा, तो तुम्हारा कोई फ्रेंड है यहाँ? नहीं, यहाँ मेरे साथ पापा और चाचू रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मेरे दोस्त बनना चाहोगे? आर्यन, जिसकी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों की कमी थी, माँ और दोस्त की, और इसीलिए आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन। तुम कहाँ से बोल रही हो? मैं तो सामने ही रहती हूँ,
मैं और मेरी मॉम तुम्हारी होटल में गेस्ट हैं। तुम मुझसे मिलना चाहोगे? मगर कैसे? पापा मुझे रूम से अकेले निकलने नहीं देंगे। अरे तुम बच्ची हो क्या? देखो, तुम ठीक 15 मिनट में मुझे नीचे होटल की लॉबी में मिलो। मैं मम्मी को फोन करके बोल दूंगी कि मुझे पिज्जा खाना है, इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। वो जब आए तब तुम उनसे भी मिल लेना और हमारे साथ पिज्जा खाने भी चलना। अच्छा बाय, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम 15 मिनट के बाद नीचे मिलना। मगर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन। एक काम करो, ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहन कर आना। मैंने भी वही पहना होगा। हमारी ड्रेस से हम एक दूसरे को पहचान लेंगे। आर्यन दबे पांव मेन डोर तक गया। सनी को पता न चले, इस तरह दरवाजा धीरे से अनलॉक किया। आर्यन की नजर सामने वाले स्वीट 2402 पर पड़ी। उसे लगा प्लान में थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्यों ना वो और उसकी नई दोस्त यहीं से साथ चलें। आर्यन कॉरिडोर में आगे बढ़ा। वो रिया के रूम के दरवाजे तक पहुंचा। वो नॉक करने ही वाला था कि तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। आर्यन का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर रोहित ने उसे इस तरह रूम के बाहर देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। आर्यन डरता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की ओर देखने ही लगा था कि तभी उसने देखा कि लिफ्ट से अनिका बाहर आ रही थी। उसके पापा को वहां न देखकर आर्यन की जान में जान आई। आई एम सो सॉरी। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना? चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा खाते हैं। ये कहते ही अनिका ने फिर से रूम के दरवाजे को बाहर से बंद किया और वो आर्यन का हाथ पकड़कर सीधा उसे लिफ्ट में ले गई। ये सभी दौरान आर्यन बस अनिका को देखे जा रहा था। आर्यन ने आंखें बंद कर लीं और अनिका को जोर से पकड़कर हक कर लिया, मानो जैसे आर्यन को हमेशा से इसी पल का इंतजार था। उसने अनिका को पहले कभी देखा तक नहीं था, मगर आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अनिका की गोद में पहले भी खेला है। अनिका धीरे धीरे आर्यन की पीठ को अपने हाथ से थपथपाने लगी, जिसके चलते कुछ ही सेकंड्स में आर्यन अनिका के कंधों पर सर रखकर सो गया। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित और अनिका की नजरें एक दूसरे से मिलीं, लेकिन दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्यन का सर अनिका के कंधों पर झुका होने के कारण रोहित को आर्यन का चेहरा नहीं दिखा। अनिका आर्यन को थपकियां देते हुए लिफ्ट से बाहर की ओर निकल गई। टॉप फ्लोर आने पर लिफ्ट का दरवाजा खुला तो रोहित ने सामने देखा कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहन रिया लिफ्ट का इंतजार करते हुए खड़ी थी। रोहित, जो पहले से थोड़ा डिस्टर्ब था, उसने रिया को आर्यन समझकर कड़क आवाज में डांट दिया, तुम फिर यहाँ खड़े हो? रूम से अकेले बाहर नहीं निकलने को कितनी बार बोला है मैंने? Why don't you listen to your dad? ये बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पॉसेसिव था, मगर आज उसका डरना सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। चलो बेटा अंदर चलें, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। मुझे तो पिज्जा खाना है। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा ली। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। आई लव यू मॉम। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पांव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई। आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। रुको डैड, टेबल सिलेक्शन मेरा होगा। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर एक हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? चलिए ये बताइए, कहाँ थे आप अब तक? ये सुनकर रोहित स्तब्ध था और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। कहीं उस अनिका ने आर्यन पर जादू तो नहीं किया? आर्यन की कमजोर मनोस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम्हारे जी में आए वो करो, बस मेरी एक बात मान लो। 2402 रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट, शी इज माय मम्मा। इतना सुनते ही रोहित ने मन बना लिया था कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। मुझे लगता है हमें अब जाना चाहिए।
लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा। और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा को सॉरी नहीं कहते। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। डॉक्टर अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत ही रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएट साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल की किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है और वो आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र में बिना माँ के बच्चे ऐसा करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी माँ से बातें भी करते हैं। ये एक फेज है, वो शायद अपने आप बाहर आ जाए। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना। आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को उसे किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देख लिया तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनिका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनिका आ रही थी। उसका गुस्सा अनिका के लिए 7वें आसमान पर था। वो अचानक अनिका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनिका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनिका को देखने लगे। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे बेटे के साथ? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा, बस हमसे दूर रहो। देखिए, आप मेरी बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनिका की बात सुनकर शॉक हो गया, क्योंकि अनिका के साथ तो कोई था ही नहीं। रोहित अनिका के पीछे देखने लगा। तभी अनिका ने भी मुड़कर देखा। अनिका हैरान हो गई। वहां रिया नहीं थी। रिया, रिया कहाँ हो तुम? परेशान अनिका ने पर्स से फोन निकाला। अनिका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। बेहद घबराई अनिका बार बार फोन लगाने लगी। वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब में फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान को लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई, वो वॉशरूम की ओर दौड़ी। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पाया। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। मगर तुम गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुरा कर बोला, पिज्जा खाने। नीचे अनिका लेडीज वॉशरूम में जाती है। वहाँ जैसे ही उसे रिया दिखी, थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव थी, होटल में आते ही तुम्हारी शैतानी शुरू। आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। है ना? तो फिर से चलेंगे। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थीं। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। हाँ, मैं ही उसे ले गया था। आया है मतलब? आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ, वो तो आ गया। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मॉर्निंग बर्ड्स की मीठी आवाजों के बीच आर्यन की आंखें खुली। आर्यन धीरे से अपना सर पिलो से उठाकर कमरे में देखने लगा। रीडिंग टेबल पर रोहित लैपटॉप पर रोज की तरह अपने मेल्स चेक कर रहा था। बस आर्यन पहले की तरह नॉर्मल हो जाए। डॉक्टर अग्रवाल का कहा सच हो। वो बस आर्यन का एक फेज हो जो निकल गया हो। गुड मॉर्निंग डैड।
गुड मॉर्निंग आर्यन, चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर तुम रेडी हो जाओ, टीचर आने वाली होंगी। आर्यन हाँ में सर हिलाकर लिविंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोहित की नजरें अब भी आर्यन के बर्ताव पर थीं, जो अब बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, मनाली सिटी एरिया। इस बीच कामिनी तेज कार चलाकर किसी का पीछा कर रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में मुड़ते रास्तों पर बेपरवाह होकर कार चलाना खतरनाक हो सकता था, मगर कामिनी को ये फिक्र थी कि कुणाल उसकी आंखों से दूर ना हो जाए। कामिनी सुबह 7 बजे से कुणाल के घर के बाहर अपनी कार में कुणाल के निकलने का इंतजार कर रही थी। 9 बजे जैसे ही कुणाल निकला, कामिनी उसका पीछा करने लगी। बर्थडे पार्टी के बाद ना तो कुणाल कामिनी का फोन उठा रहा था और ना ही कॉल बैक कर रहा था। कामिनी को कुणाल का ये बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए कामिनी कुणाल का पीछा करके पता करना चाहती थी कि आखिर कुणाल कहाँ और किसके साथ बिजी है। कुणाल अपनी कार काफी तेजी से चला रहा था। कुछ देर तक कामिनी ने कुणाल का पीछा किया। कुणाल की गाड़ी होटल पैराडाइज के गेट पर रुकी। कामिनी थोड़ी दूर रुक गई। उसने देखा कुणाल ने गेट पर सिक्योरिटी से कुछ बात की और गाड़ी लेकर अंदर चला गया। कामिनी कुणाल को पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो उसका पीछा कर रही थी। कामिनी ने अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर दी। कामिनी चलकर होटल में एंटर हुई। कुणाल होटल लॉबी से होते हुए लिफ्ट तक गया। कामिनी ने एंट्रेंस के शीशे से कुणाल पर नजर रखे हुए थी। कुणाल जब लिफ्ट के अंदर चला गया तो कामिनी दौड़कर लिफ्ट के पास आई। उसने देखा कि लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी। कामिनी तुरंत बगल वाली लिफ्ट में गई और 4th फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट 4th फ्लोर पर रुकी, कामिनी ने बड़े ध्यान से लिफ्ट के बाहर झांक कर देखा। कॉरिडोर खाली था। कामिनी चुपके से बाहर आई। कॉरिडोर की राइट साइड से कुणाल की आवाज आई, मेरे दोस्त यहाँ शाम 6 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होनी चाहिए, और पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे, मगर याद रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कुणाल उनके साथ बॉलरूम में चला गया। कामिनी दीवार के कोने से दबे पांव बॉलरूम के दरवाजे पर जा पहुंची। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो कुणाल अपने हाथ हिलाकर कुछ समझा रहा था। सारा हॉल फूलों से सजा देना, और हाँ, ये बीच में एक स्पॉटलाइट और मुझे एक फॉलो लाइट भी चाहिए। जब मैं वो दरवाजे से अंदर आऊंगा, मेरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता होगा। मैं चाहता हूं कि वो फॉलो लाइट मुझे फॉलो करे। मैं चलकर लड़की के पास आऊंगा और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचूं, हॉल की सारी लाइट ऑन कर देना। ठीक इस वक्त डीजे से कहना कि मेरा सेलेक्ट किया हुआ गाना बजा दे। दरवाजे के बाहर खड़ी कामिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कुणाल आखिर करना क्या चाहता था। तभी वहां होटल का एक सफाई स्टाफ वहां आया। उसने कामिनी को इस तरह खड़े देख हैरानी से पूछा, एक्सक्यूज मी मैडम, आपको कुछ चाहिए? कामिनी घबरा गई, कहीं कुणाल को उसके बारे में पता ना चल जाए। वो वहां से भाग निकली। सफाई वाला उसे आवाज देने लगा, अरे मैडम, क्या हुआ? क्या हुआ मैडम? क्या हुआ मनोज, क्यों चिल्ला रहे हो? पता नहीं सर, एक लड़की यहाँ दरवाजे से लगकर खड़ी थी। उसके हाथ में उसके जूते थे। मैंने उससे पूछा कुछ चाहिए आपको, तो भाग खड़ी हुई। मुझे लगता है वो गलत फ्लोर पर आ गई थी। तुम्हारी शक्ल देखकर डर गई होगी। बाकी स्टाफ वाले सफाई वाले मनोज पर हंसने लगे। कुणाल ने मनोज के हाथ में 2000 रुपए दिए। कुछ और पैसे दिखाकर कुणाल ने कहा, मेरा एक काम करोगे? अगर काम हो गया तो और 2000 दूंगा। जरूर करूंगा साहब, आप काम तो बोलिए। कुणाल ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन की गैलरी में जाकर उसने रागिनी की तस्वीर मनोज को दिखाई। कुणाल ने मनोज को तस्वीर दिखाकर कहा, इस लड़की को गौर से देखो। इसका नाम रागिनी है और ये तुम्हारे होटल में ही रुकी है। बस तुम्हें ये पता लगाना है कि होटल के किस रूम में रुकी है। फिर कुणाल ने जेब से एक लेटर निकाला और मनोज को समझाया, जैसे ही वो मिल जाए उसे बस ये लेटर दे देना। फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेटर इस लड़की तक पहुंच जाएगा। कामिनी गहरी सोच में अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसे ये तक पता नहीं था कि उसकी पाँव की सैंडल अब तक उसके हाथों में थी। कामिनी ने दरवाजा खोलकर सैंडल को बगल की सीट पर डाला। वो जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने देखा कुणाल अपनी गाड़ी में तेजी से होटल पैराडाइज के गेट से निकल रहा था। कामिनी तुरंत स्टीयरिंग व्हील के नीचे छुप गई। उसने कुणाल की गाड़ी को आगे निकलते हुए देखा। कामिनी समझ नहीं पा रही थी आखिर कुणाल ये सब क्यों कर रहा था और किसके लिए। कुणाल ने गाड़ी में तेज म्यूजिक लगाया हुआ था।
वो अपनी जेब से फोन निकालकर एक हाथ से ड्राइव करते हुए एक हाथ से मैसेज टाइप करने लगा। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। कुणाल ये मैसेज अपने नजदीकी दोस्तों को करने वाला था। वो चाहता था कि वो अपनी नई खूबसूरत दोस्त को अपने सारे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाए। गाड़ी चलाते हुए मैसेज भेजने वाले कुणाल को ये पता नहीं चला कि कब उसने गलती से ये मैसेज कामिनी को भी भेज दिया। कामिनी अपनी गाड़ी में सर स्टीयरिंग पर रख कर बैठी थी। कामिनी को शक हो चुका था कि कुणाल की जिंदगी में शायद कोई और लड़की है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। कामिनी ने आंखें ऊपर करके डैशबोर्ड पर रखे फोन को देखा। उसने नोटिफिकेशन में देखा कि कुणाल का मैसेज था। ठीक शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में पहुंच जाना। ये मैसेज पढ़कर मानो कामिनी को अपनी खोई जिंदगी वापस मिल गई थी। कामिनी को लगा कि सारी प्लानिंग कुणाल ने इसलिए की थी ताकि आज शाम वो कामिनी को शादी के लिए प्रपोज कर सके। बेचारी कामिनी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसे लगा कुणाल पर उसे इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। अब कामिनी को आज की स्पेशल दिन पर कुणाल के लिए कुछ स्पेशल करना था। कामिनी ने सोचा, अगर आज के दिन अनिका की कंपनी में कुणाल को तोहफे में दे दूं तो अच्छा सरप्राइज होगा। कामिनी ने तुरंत अनिका को फोन लगाया। अनिका ने जैसे ही फोन उठाया, कामिनी ने उसे एक ऑफर दे दी। सुनो अनिका, मुझे वो फार्मा कंपनी आज ही चाहिए। अनिका उस वक्त रिया के साथ बैठकर उसके स्कूल प्रोजेक्ट पूरे करने में मदद कर रही थी। अनिका रिया से थोड़ा दूर होकर बोली, मैं जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं और मेरी बच्ची खुश हैं। इससे ज्यादा ना मेरी कोई ख्वाहिश है ना ही जरूरत। अनिका का ये जवाब सुनकर कामिनी ने अपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग को कस के पकड़ा, फिर अपना एक हाथ जोर से विंडो के कांच पर दे मारा। फोन पर चिल्लाते हुए कामिनी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। तुम्हें लगता है कंपनी न मिलने पर कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? तो ठीक है, आज शाम 6 बजे होटल पैराडाइज के बॉलरूम में आ जाना। अपनी आंखों से देख लेना कुणाल कितना प्यार करता है मुझे। अगर हिम्मत हो तो आ जाना। और एक बात अनिका, तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। अगर तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ अहम बातें जानना चाहती हो तो जरूर आना। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल बॉलरूम, शाम 6 बजे। इतना कहकर कामिनी ने फोन काट दिया। अनिका हैरान हो गई। कामिनी जरूर कोई ऐसी बात जानती थी जो अनिका के पास्ट से जुड़ी थी, पर क्या बात हो सकती थी वो? अनिका के मन में ये ख्याल चल ही रहा था कि स्वीट की डोरबेल बजी। शरारती रिया स्कूल प्रोजेक्ट से बचने का बहाना ढूंढ रही थी। डोरबेल बजते ही उसने ऐलान कर दिया, दरवाजा मैं खोलूंगी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने रूम सर्विस करने आया मनोज खड़ा था। मनोज ने बड़े प्यार से रिया को पूछा, मैम रूम सर्विस? रिया ने मुस्कुराकर मनोज को अंदर आने का इशारा किया। मनोज वैक्यूम क्लीनर से फर्श साफ करने लगा। तभी उसका ध्यान बालकनी में खड़ी अनिका पर गया। मनोज को तुरंत एहसास हो गया कि ये वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहा था। रूम की क्लीनिंग पूरी करने के बाद मनोज ने अपना वैक्यूम क्लीनर उठाया और दूसरे हाथ से कैप थोड़ा ऊपर करके अनिका से बोला, थैंक यू मैम, होप यू हैव अ ग्रेट डे। अनिका ने अपने पर्स से 100 की नोट निकाली और मनोज के हाथ में थमा दी। मनोज ने अपनी जेब से कुणाल का लेटर निकाला और अनिका के हाथ में दे दिया। जाते हुए मनोज फिर से मुड़ा और मुस्कुराकर अनिका को थैंक यू कहा। अनिका को लगा शायद ये होटल का कोई बिल होगा। उसने लेटर को अनफोल्ड किया। लेटर में जो लिखा था वो पढ़कर अनिका सरप्राइज हो गई। लेटर में लिखा था, आखिर हमारा खत आपके कमरे तक पहुंच ही गया। हमारी दोस्ती को भी एक मौका दीजिए। आज शाम 6 बजे होटल बॉलरूम। लेटर की लिखावट पर से अनिका ये समझ गई थी कि ये हरकत कुणाल की थी। बस अनिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी, कुणाल अगर आज शाम को बॉलरूम में कामिनी को प्रपोज करने वाला था तो उसने अनिका को वहां क्यों बुलाया था? रोहित अपने स्वीट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कंपनी के बोर्ड मेंबर की मीट अटेंड कर रहा था। उसके फोन पर बार बार कंपनी का IT हेड सैम फोन कर रहा था। रोहित को पता था कि सैम के पास जरूर डॉक्टर अमृता की कोई न्यूज होगी। कॉन्फ्रेंस खत्म करने के बाद रोहित सैम को फोन लगाने ही वाला था कि आर्यन की ट्यूशन टीचर मैरी आर्यन के रूम से बाहर आई। मैरी 35 वर्ष की ऊंची, सांवली और काफी प्रभावशाली पर्सनालिटी वाली औरत थी। मैरी की शक्ल पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आर्यन के कमरे से बाहर निकलते ही मैरी जोर जोर से रोहित को आवाज लगाने लगी, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित।
योर सन इज जस्ट इम्पॉसिबल। मिस्टर रोहित, आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। आर्यन इज नॉट नॉर्मल। उसे स्पेशल बच्चों के साथ स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए। बैठिए, क्या हुआ मुझे बताइए। मिस्टर रोहित, हाउ शुड आई एक्सप्लेन यू? आर्यन इज बैड इन एवरी सब्जेक्ट। कोई बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में भी हो तो मैं समझ सकती हूँ। आर्यन हर सब्जेक्ट में 0 है। ईवीएस उसे बोरिंग लगती है और उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। ना तो वो होमवर्क करता है, ना तो ट्यूशन के वक्त पढ़ाई में ध्यान देता है। आई एम फेड अप मिस्टर रोहित। रोहित रोज की कंप्लेंट सुनकर परेशान हो गया था, मगर वो चाहता था कि टीचर उसे यही पढ़ाए। रोहित ने ड्रॉर से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन करने लगा। रोहित ने टीचर से कहा, देखिए टीचर, मैं इस महीने से आपकी सैलरी डबल कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर आर्यन को पढ़ा दें। मैरी ने रोहित को साइन करने से रोक लिया। मिस्टर मारवा, मेरी सैलरी आपके बच्चे की IQ नहीं बढ़ा सकता। आर्यन इज अ स्पेशल चाइल्ड। आई थिंक ही नीड्स स्पेशल अटेंशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैरी टीचर खड़ी होकर कमरे से बाहर निकल गई। रोहित बेडरूम में आर्यन से बात करने जा ही रहा था कि फिर से सैम का फोन आया। इस बार रोहित ने सैम का फोन उठा लिया। बोलो सैम। सर, मैंने मेल का लोकेशन ट्रैक किया है। सर, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। डॉक्टर अमृता ने जिस नेटवर्क के जरिए मेल भेजा था वो मनाली का है। इतना ही नहीं सर, वो डॉक्टर अमृता इस वक्त आप ही की होटल पैराडाइज में है। रोहित मारवा की दादी काफी समय से बीमार थी। डॉक्टर अमृता से अपॉइंटमेंट लेने की काफी नाकाम कोशिशें कर चुका था रोहित। अब उसके पास मौका था डॉक्टर अमृता से फेस टू फेस मिलने का। रोहित ने अपने स्वीट से बाहर निकलते हुए होटल रिसेप्शन को फोन लगाया। सिस्टम में चेक करके मुझे तुरंत बताओ, क्या डॉक्टर अमृता ने हमारी होटल में चेक इन किया है? शाम के 6 बज चुके थे। बॉल रूम में एक एक करके कुणाल के सारे दोस्त आने लगे थे। मनाली के नामचीन परिवारों के बच्चे कुणाल के दोस्त थे। ऐसे में अनिका कामनी को ढूंढती हुई बॉल रूम में आई। लिफ्ट से निकलते ही रोहित ने रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों को आवाज लगाई। डिड यू फाइंड डॉक्टर अमृता इन द सिस्टम? सर, डॉक्टर अमृता इज नॉट आवर गेस्ट। हाउ इज इट पॉसिबल? चेक अगेन। बॉल रूम में लगभग हर लड़का अनिका से दोस्ती करने की कोशिश कर चुका था। तभी वहां कामिनी अपनी दोस्त पूजा के साथ आई। कामिनी ने ऑफ शोल्डर 1 पीस गाउन पहना था। लाउड म्यूजिक बजने लगा। वैसे तो कामिनी ने अनिका को देख लिया था, मगर वो जानबूझकर अनिका से 2 टेबल दूर जाकर बैठी। अनिका समझ गई कि कामिनी चाहती है कि वो उसके पास जाए। अनिका कामिनी के टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिका ने कामिनी को रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, कामिनी, अगर तुम मेरे बेटे के बारे में कुछ जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। सच बताओ, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये बदला हुआ रूप देखकर कुणाल मुझसे रिश्ता तोड़ देगा? देखो, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस अपने खोए बेटे को वापस पाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। कामिनी पूजा के साथ अपना ड्रेस ठीक करने वॉशरूम चली गई। तभी अचानक बॉल रूम की लाइट्स ऑफ हो गईं। मेन डोर की फॉलो लाइट शुरू हुई। जब गेट खुला तो अंदर कुणाल एक गिटार के साथ एंटर हुआ। स्पॉटलाइट सिर्फ कुणाल पर थी। कुणाल ने गिटार की स्विंग पर एक बार जोर से उंगलियां फेरी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बड़े फिल्मी अंदाज से कुणाल बोला, आज मैं अपने दिल की बात एक लड़की से कहने वाला हूँ। बॉल रूम में हल्की लाल लाइट ऑन हुई। कुणाल की नजर फोन ऑन करने की कोशिश करती हुई अनिका पर पड़ी। कुणाल की उंगलियां गिटार स्ट्रिंग पर घूमने लगी। वो गिटार पर एक रोमांटिक धुन बजाने लगा। सब लोग सुर में ताली बजाकर और चुटकी बजाकर उसका साथ दे रहे थे। वॉशरूम से कामिनी पूजा के साथ बाहर आई। कामिनी ने देखा कि उसने कुणाल की एंट्री मिस कर दी थी। उसने अपना एक पांव जोर से जमीन पर पटका और पूजा से कहा, उस अनिका ने पूरी शाम का मजा खराब कर दिया। पूजा ने कहा, शाम तो अभी शुरू हुई है, तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। देखो, कुणाल तुम्हारे लिए कितनी अच्छी धुन बजा रहा है। हाय, काश कोई मुझे भी इतना प्यार करता। कुणाल की उंगलियां गिटार पर जादू बिखेर रही थी। जैसे ही कुणाल अनिका के नजदीक पहुंचा, वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कुणाल, ये क्या कर रहे हो? कुणाल ने पीछे मुड़कर देखा तो बिल्कुल चौंक गया। वो उठकर बोला,
कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये सब कुछ इसके लिए किया है? देखो, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? तुमने इसके लिए मेरा दिल तोड़ा? जस्ट शट अप। तुम रागिनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? जानती क्या हो तुम रागिनी के बारे में? रागिनी? कौन रागिनी? क्या तुम पागल हो गए हो? ये रागिनी नहीं अनिका है, जिसे तुमने अभी अभी तलाक दिया है। ये सुनकर कुणाल के हाथ से गिटार गिर गया। उसने धीरे से अनिका की तरफ देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है। कुणाल कुछ कहे या करे, उससे पहले कामिनी ने अनिका को बाजू से उसे पकड़कर बॉलरूम के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और बोली, मजाक बना के रख दिया है मेरा और कुणाल का सबके सामने, मगर अब तमाशा बनोगी तुम। आज तुम्हें वो सबक सिखाऊंगी कि दोबारा मेरी या कुणाल की जिंदगी में आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगी। उससे पहले रोहित ने कामिनी का हाथ रोक लिया। रोहित ऊंची आवाज में बोला, व्हाट इज गोइंग ऑन? और आप सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? देखो, होटल पैराडाइज में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कुणाल बिल्कुल रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे पूछा, तुम कौन होते हो हमारे मैटर में टांग अड़ाने वाले? डू यू नो हु एम आई? कुणाल डोगरा नाम है मेरा। तभी रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, यह है मिस्टर रोहित मारवा, इस होटल के मालिक। कुणाल के पांव अपने आप थोड़ा पीछे हो गए। उसे पता था मारवा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है और रोहित मारवा के बारे में कुणाल ने काफी कुछ सुन रखा था। कुणाल किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से निकल गया। यहाँ डॉक्टर अमृता को कोई जानता है? सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनिका ने अपनी नजरें नीचे कर लीं, मानो वो रोहित से छुप रही हो। उसने अपने बाल ठीक किए और सामने खड़े रोहित को एक्सक्यूज मी कहकर निकल गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट। रोहित की प्रेसिडेंशियल स्वीट में सनी टैबलेट पर गेम खेल रहा था। सनी ने स्वीट एंजल को गेम पर पर्सनल मैसेज किया, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। आपके साथ खेलने का मौका मिला, ये मेरे लिए आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। स्वीट एंजल द फेमस इंटरनेट गेमर और कोई नहीं, उसका भतीजा आर्यन मारवा था। सनी की आंखें उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थीं। उसके भतीजे आर्यन की तस्वीर अब भी लैपटॉप स्क्रीन पर थी। सनी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का नंबर 1 गेमर, सनी जिसका नंबर 1 फैन था, वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। उसने लैपटॉप उठाया। लैपटॉप हाथ में लेकर वो बिल्कुल धीरे कदमों से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। दरवाजे का लॉक खोलकर उसने दरवाजा खोला। सनी ने देखा कि आर्यन राइटिंग टेबल पर बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। सनी ने लैपटॉप बंद किया और सीधा जाकर आर्यन के पांव पकड़ लिए। चाचू, ये क्या कर रहे हो? चाचू मत कहिए सर, आप कौन हो और हम मनुष्य के बीच क्या कर रहे हो? चाचू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? समझ गया मैं, इट्स अ टॉप सीक्रेट। मैं भी वादा करता हूँ आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। एक आर्मी सोल्जर की तरह सनी ने आर्यन को सल्यूट किया और वहां से चला गया। अनिका अपनी स्वीट में पहुंची। उसने बेडरूम में जाकर देखा तो हमेशा की तरह रिया अपने कानों में हेडफोन लगाकर टैबलेट पर अपनी गेम्स खेलने में बिजी थी। बेटा, मम्मा का फोन खराब हो गया है, कैन आई यूज योर फोन? ठीक है, यू कैन कीप इट। थैंक यू माय लव। बेडरूम से बाहर निकलकर अनिका ने रिया के फोन में अपना सिम डाला। अनिका ने जैसे ही सिम कार्ड डाला, उसका फोन बजने लगा। अनिका ने जैसे ही कॉल आंसर किया, सामने से राजलक्ष्मी की आवाज आई, वेयर हैव यू बीन मैम? मुझे लगता है मिस्टर रोहित मारवा को पता चल गया है कि आप मनाली में हो। मैम, आई एम श्योर वो आपका मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग ट्रैप। राजलक्ष्मी प्लीज, रोहित मारवा इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर एक डॉक्टर को क्यों ट्रैप करेगा? अनिका और राजलक्ष्मी की बात चल रही थी, तभी कॉल वेटिंग पर गौतम गुलेरिया का फोन आया। मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ये कहकर अनिका ने सेकंड लाइन की कॉल एक्सेप्ट कर ली। कॉल कनेक्ट होते ही गौतम की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी, ज्योति इज क्रिटिकल, उसे लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। गौतम ने इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका की मां के गुजर जाने के बाद एक ज्योति बुआ ही थी जिसने अनिका को अपना समझा था। तभी ज्योति बुआ की बेटी प्रीति का फोन आया। मम्मी को बचा लो, दीदी बचा लो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम फिक्र मत करना प्रीति, मैं आ रही हूँ। बुआ को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। वहाँ रोहित के प्रेसिडेंशियल स्वीट में डोरबेल बजी।
सनी ने IVR से देखा। आर्यन की टीचर मिस मैरी आई थी। दरवाजा खोलते हुए भी सनी को हंसी आ रही थी। सनी ने एक बड़ी स्माइल देकर मिस मैरी से कहा, वेलकम टीचर, मे यू हैव अ गुड ट्रेनिंग सेशन। मैरी ने सनी को एक एंग्री लुक देकर दरवाजा जोर से बंद किया। बेहद गुस्से में मैरी जब बेडरूम में आर्यन की तरफ मुड़ी, आर्यन राइटिंग डेस्क से उठकर टीचर के पास गया, फिर अपने हाथ की रूलर टीचर को दे दी और अपना हाथ आगे कर दिया। तुम जानते हो मैं तुम्हें पहले ही सजा क्यों दे देती हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम बिना गलती किए रह ही नहीं सकते। आज की होने वाली गलती के लिए ये तुम्हारी एडवांस सजा थी। चलो जाओ, अब कल दिया गया होमवर्क दिखाओ। आर्यन उंगलियां मसलता हुआ अपने राइटिंग डेस्क के पास गया। उसने अपनी वर्कशीट निकाली और मैरी के हाथ में दे दी। वर्कशीट चेक करती हुई मैरी ने धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशंस बदलना शुरू किया और फिर वर्कशीट दोनों हाथों में पकड़कर फाड़ दी। अब मैरी की आवाज ऊंची और स्ट्रिक्ट हो गई। व्हाट इज दिस आर्यन? तुम कभी कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हें हिस्ट्री का होमवर्क दिया था और तुमने यहाँ मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तुम्हारी पिछली स्कूल ने भी तुम्हें इसी वजह से निकाला था और तुम्हारे रहते बाकी बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ता। तरस आता है मुझे तुम्हारे पापा पर। तुम्हारी वजह से कितनी बदनामी हो रही है हर जगह उनकी। मिस मैरी ने अचानक ही अपना मूड बदल दिया। मैं तो टीचर हूँ और मेरा काम है तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना। चलो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। मैरी आर्यन को किताब खोलकर पढ़ाने लगी। आर्यन की आंखों में आंसू थे। हॉस्पिटल जाने के लिए अनिका अपने स्वीट से बाहर निकली। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही अनिका लिफ्ट में चली गई। दरवाजा फिर खुला। सामने से मिस मैरी अंदर आई। मैरी ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट चलने लगी, मैरी को एक कॉल आया। अनिका ज्योति बुआ की तबीयत को लेकर टेंशन में थी। तभी उसने मैरी को एक अजीब बात करते सुना। उसे 2nd स्टैंडर्ड की पढ़ाई करवाती हूँ और सवाल 6 स्टैंडर्ड के पूछती हूँ। गलती करे तो मारती हूँ, ना करे तो ज्यादा मारती हूँ। मारने पर मुंह से आवाज निकाली तो उसकी नानी याद दिलाती हूँ। मैरी को एहसास हुआ कि लिफ्ट में और भी कोई है। उसने अनिका को देखा और कहा, सॉरी इफ आई वॉज लाउड। अनिका जानती थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 रोहित का है। होटल लॉबी में अनिका ने देखा रोहित मारवा कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर जा रहा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा। ये सुनते ही रोहित के गार्ड्स ने अनिका को आगे बढ़ने से रोक लिया। रोहित डेलीगेट्स के साथ आगे बढ़ रहा था, मगर उसका ध्यान पीछे अनिका पर था। अनिका ने बिना किसी की परवाह किए रोहित को आवाज लगाई, मिस्टर मारवा, योर सन इज इन डेंजर, ही नीड्स हेल्प। ये सुनते ही रोहित चलते चलते रुक गया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? देखिए मिस्टर मारवा, मुझे लगता है आपके बेटे को उसकी ट्यूशन टीचर मेंटल टॉर्चर दे रही है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत बिगड़ सकती है। बच्चे कभी कभी बातों को बहुत सीरियस ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा कहा गया एक झूठ उनके लिए। रोहित ने बीच में ही अनिका को रोक दिया। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए, मुझे लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है और उसे आपकी जरूरत है। इतना कहकर अनिका वहां से चली गई। अनिका रूम नंबर 32 के बाहर पहुंची। उसने देखा सामने की बेंच पर प्रीति सर झुकाए बैठी थी। अनिका के कदमों की आवाज सुनकर प्रीति ने ऊपर देखा। जैसे ही उसे अनिका दिखी, वो दौड़कर अनिका से लिपट गई। प्रीति जोर जोर से रोने लगी। शांत हो जाओ प्रीति, कुछ नहीं होगा बुआ को, मैं हूं ना, मुझे बुआ के पास लेकर चलो। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खोलकर अनिका और प्रीति अंदर आए। अनिका ने देखा ज्योति बुआ हॉस्पिटल बेड पर आंखें बंद करके लेटी थी। डॉक्टर कहते हैं अगर ऑपरेशन नहीं किया तो मम्मी। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल काम करते हैं क्या? तुम उन्हें जानती हो? तो मुझे उनके पास ले चलो। प्रीति अनिका को लेकर डॉक्टर अग्रवाल की ऑफिस की ओर चलने लगी। जब अनिका और प्रीति ऑफिस पहुंचे तो डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन से बाहर निकल रहे थे। प्रीति और अनिका को देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से कहा, हेलो यंग लेडी, एंड हु इज दिस ब्यूटीफुल गर्ल विद यू? प्रीति ने डॉक्टर और अनिका को इंट्रोड्यूस करवाया। दीदी, ये डॉक्टर अग्रवाल हैं, एंड डॉक्टर, ये अनिका दीदी हैं। ये मम्मी के बारे में आपसे बात करना चाहती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू गर्ल्स फॉल्स होप्स। मिसेस शर्मा इज क्रिटिकल। उनका इलाज करना मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में हमें उन पर सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर अग्रवाल ने ज्योति बुआ के स्कैन रिपोर्ट्स टेबल पर रख दिए। फिर एक मार्कर से अनिका को प्रॉब्लम समझाने लगे। डॉक्टर अग्रवाल को ये नहीं पता था वो ही द फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता थी। तभी कैबिन का दरवाजा खोलकर कामिनी और मनीषा गुलेरिया अंदर आए। देखो अनिका, कामिनी हमारी 2nd ईयर की स्टूडेंट है। शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट। उसने मिसेस ज्योति शर्मा की रिपोर्ट इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता को मेल की है और रिक्वेस्ट की है कि वो खुद आकर तुम्हारी ज्योति बुआ का ऑपरेशन करें।
ये बात सुनकर अनिका अपना फोन चेक करने लगी। कामिनी ने ना ही उसे कोई मेल किया था, ना तो कोई रिक्वेस्ट की थी। मनीषा गुलेरिया कामिनी के सर पर हाथ रखकर डॉक्टर अग्रवाल से कहने लगी, डॉक्टर साहब, कामिनी बहुत ही इमोशनल है, अपनी बुआ से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। कामिनी, डॉक्टर अमृता ने कोई जवाब दिया? नो सर, नो आंसर। आई थिंक वो बिजी होंगी। फिर उनके चार्जेस? मनीषा ने कामिनी को बीच में ही रोककर कहा, कितनी बार कहा है कामिनी, ज्योति बुआ के इलाज के लिए वो जो फीस मांगे मैं और तुम्हारे पापा चुका देंगे। मिसेस शर्मा इज लकी जिन्हें आप जैसा परिवार मिला। डॉक्टर अग्रवाल ने अपनी जेब से पेन निकाला, एक प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर अपना नंबर लिखते हुए बोले, अनिका, दिस इज माय पर्सनल नंबर। तुम्हें जो कुछ भी पूछना हो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। अनिका ने वो कागज पर्स में रख लिया। जब अनिका कैबिन से बाहर जाने लगी तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका से पूछ लिया, वैसे आप फिल्मों में काम करती हैं या टेलीविजन पर? इससे पहले कि अनिका डॉक्टर के सवाल का जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, सर ये कोई मॉडल या एक्ट्रेस नहीं है, ये तो एक स्कूल ड्रॉप आउट है। 6 साल पहले मनाली छोड़कर भाग गई थी, अब 6 साल बाद वापस लौटी है। अब जैसी भी है मेरी तो बहन है। बेहद शर्मिंदा होकर अनिका कैबिन से बाहर निकल गई। कामिनी अपने एक हाथ की उंगली में गाड़ी की चाबी गोल गोल घुमाने लगी। वो बहुत खुश थी। बॉल रूम में सबके सामने हुई उसकी इंसल्ट का आज उसने बदला ले लिया था। उंगली में चाबी घुमाते हुए वो प्रीति के पास गई और कहा, देखो प्रीति, तुम तो जानती हो कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ ज्योति बुआ की जान बचाने की। डॉक्टर अमृता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर तुम्हारी अनिका दीदी मेरा छोटा सा काम कर दें तो हम सब मिलकर ज्योति बुआ की जान बचा सकते हैं। अनिका का ध्यान कामिनी की बातों पर नहीं था। वो सिर्फ ये सोच रही थी कि किसी तरह उसे ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना होगा। प्रीति को कामिनी की बातों में एक उम्मीद दिखाई दी। प्रीति ने कामिनी से पूछा, बोलो कामिनी, क्या करना है हमें? दीदी मम्मी के लिए जरूर करेंगी, है ना दीदी? बोलो क्या करना होगा? मनीषा धीरे से अनिका के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी माँ मरने से पहले वो जो फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर गई थी, वो फार्मा फैक्ट्री तुम अपनी बहन के नाम कर दो बस। प्रीति बड़ी उम्मीद से अनिका की ओर देखने लगी। प्रीति दौड़कर अनिका के पास आई। वो एक ही रट लगा रही थी, दीदी प्लीज दे दो ना कंपनी, प्लीज दीदी दे दो ना। प्रीति कुछ बात करे उससे पहले अनिका वहां से निकल गई। अनिका का ये रूप देखकर प्रीति का रोना थम गया। वो सिर्फ खुली आंखों से उसे अकेला छोड़कर जाती हुई अनिका को देखने लगी। होटल पैराडाइज टॉप फ्लोर। अनिका के स्वीट की डोरबेल बजी। रिया ने दरवाजा खोला। रूम सर्विस रिया का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा लाया था। बॉय ने पिज्जा डाइनिंग टेबल पर रखा। इस पर रिया ने बड़े प्यार से कहा, अंकल मम्मा आपको टिप दे देंगी। बॉय रिया को स्माइल देकर चला गया। जैसे ही रिया ने पिज्जा का टुकड़ा उठाया उसे कुछ याद आया। उस दिन फोन पर जिस दोस्त से बात हुई थी वो तो होटल लॉबी में आया ही नहीं। रिया ने प्लेट में पिज्जा के 2 टुकड़े लिए। धीरे धीरे वो सामने वाले स्वीट के दरवाजे तक पहुंची। थोड़ी देर किक करने के बाद धीरे से दरवाजा खुला। दरवाजा आर्यन ने खोला था। दरवाजा खुलते ही रिया और आर्यन ने एक दूसरे को देखा। रिया के हाथ से प्लेट गिर गई। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। उन्हें लगा किसी ने उनके सामने मिरर रख दी हो। अब तुम सब देखना नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए। कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? रिया ने धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? क्लोन? वो क्या होता है? साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसा ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट। तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उसके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया।
हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए। कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। देखो अनिका, डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन में से एक हैं। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। डोंट वरी, कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारियां शुरू कर दूंगा। फोन काटते ही अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुपे हुए थे। वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। हमारे पास क्या सुपर पावर है? देखो, अगर हम किसी को ये ना बताएं कि हम दो हैं तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर तुम वो करो जो मैं कहती हूँ तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वो अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। क्या बात कर रहे हो? उस दिन मैं भी अपने डैड से पहली बार मिली। इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मा तुम्हें रिया समझ रही थी। इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। प्रीति बेंच पर बैठी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ हम ही जानते थे। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को फोन किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, तुम फिक्र मत करो। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। प्रीति, डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई हैं। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया, थैंक गॉड, मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि सर आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे, तब कामिनी ने उनका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर इफ यू डोंट माइंड, क्या कल मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी भूल गई कि वो हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना, और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन कर लेना। मगर मैं तुम्हें फोन कैसे करूंगा? मेरे पास तो फोन नहीं है। ओफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फोन नहीं है? एनीवेज, तुम मेरा फोन रखो। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई,
आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। अनिका उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित ने फोन काटकर राइटिंग टेबल के ड्रॉर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली और बेड पर बैठ गया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने सवाल पूछा, Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Excellent. That's the right answer. Well done, Aryan. रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, Who is the father of our nation? सचिन तेंदुलकर। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ याद था मुझे। आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। सॉरी, वो मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई, बिन माँ के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएंगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। वहां तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। आखिर ये सारी बातें अनिका को कैसे पता चलीं? क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। यस भैया, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है? भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे, अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान ये। रिया को दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो।
तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। मैं हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घूमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगी प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। ही, ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।